हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में, एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसा नहीं था कि कॉन्टिन्यूसली चलता रहा, उसका भी अंत हो गया था। ये वाली बात हम किन बुनियादों पर कह सकते हैं, इसको देखते हैं। देयर इज अ एविडेंस के जैसे 1800 बीसी का समय आया था, बड़ी सारी दोस्तों जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स थी इन रीजन्स लाइक चोलिस्तान, वो खाली हो चुकी थी। मुझे एक बात बताओ, ज़माना जैसे जैसे आगे बीतता है और डेवलपमेंट होती है, तो वहाँ पर तो और ज़्यादा फैसिलिटीज़ आनी चाहिए ना। चीज़ें चीज़ें या जगह खाली कैसे हो जाएंगी। लेकिन चोलिस्तान के साथ साथ कुछ जो दूसरी जगह थी वो खाली हो गई। साइमल्टेनियसली जो पॉपुलेशन थी, हमें एविडेंसेस मिलते हैं हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को, डैट वो और दूर दराज के इलाकों में जाकर शिफ्ट होने लगी थी। नई नई जगह पर पॉपुलेशंस ने अपनी सेटलमेंट बनाना शुरू कर दी थी। यानी कि जो पुरानी जगहें थी इंडस नदी के पास, इंडस की ट्रिब्यूटरीज के पास, लाइक हड़प्पा, मोहनजोदारो, उधर से खाली कर जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट था उसके ईस्टर्न साइड पे लोग शिफ्ट होने लगे थे। लाइक गुजरात के दूर दराज के इलाके, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में, जहाँ पर अभी तक इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हम डेफिनेशन कहते हैं उसके अंतर्गत हमें देखने को नहीं मिलती। कुछ कुछ हड़प्पन साइट्स पर, इन द फ्यू हड़प्पन साइट्स दैट कंटिन्यू टू बी ऑक्यूपाइड आफ्टर 1900 बीसी, यानी कि लगभग 1900 बीसी तक जो हड़प्पन साइट्स कंटिन्यू रहती हैं, जिनका एग्जिस्टेंस बरकरार रहता है, वहां पर हमें अब मटेरियल कल्चर भी ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखता है। मटेरियल कल्चर का भी ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखता है। कैसे? जो अलग अलग प्रकार थे, भिन्न भिन्न प्रकार के जो आर्टिफैक्ट्स थे वो डिसअपियर होना शुरू हो गए। लाइक बेड्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, जो लिखावटें थी, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड के जो एविडेंसेस थे। लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि खाली हो गया, यानी कि मेसोपोटामियन की वो सिलेंड्रिकल सील्स या फिर दिलमुन सिविलाइजेशन की कुछ कुछ चीज़ें, वो अब सब यहाँ पर नहीं मिल रही थी। अगर नहीं मिल रही थी तो हम यही कह सकते हैं ना कि व्यापार खत्म हो गया होगा और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन भी डिसअपियर हो गया था। यानी कि जो ग्रोथ का पैटर्न था ना, वो शुरू में तो ऐसे गया 1800 बीसी तक, लेकिन जैसे ही यहां पर 1800 बीसी का कैप लगता है, 1800 बीसी का कैप लगता है यहां से जाते जाते, इसके बाद एक डेक्लाइनिंग फेज शुरू हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का। जनरल तौर से हम ये कह सकते हैं, जितने मटेरियल बढ़ते हुए ज़माने के साथ मिलने चाहिए थे, उससे भी बहुत ही ज़्यादा कम मटेरियल्स हमें देखने को मिलते हैं आने वाले टाइम में, आफ्टर 1800 बीसी, और जिससे बहुत कम चीज़ें बनाई गई। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक जो थी, जितनी महान हुआ करती थी, जितनी उसकी तारीफ पुराने ज़माने में हुआ करती थी, वो अब बर्बादी की कगार पर आ चुकी थी। लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। आर्टिफैक्ट्स और जो सेटलमेंट्स थे वो इंडिकेट करते थे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर जब वो मैच्योर कल्चर हुआ करता था, उसके बाद जो उसके सक्सेसर कल्चर आए, या जिसको हम बोल सकते हैं लेट हड़प्पन कल्चर जो आया, वहां पर हमें अर्बन लाइफ से अब डिक्लाइन होते होते अब रूरल वे ऑफ लाइफ देखने को मिल रही थी। मुझे एक बात बताओ, गांव वाली जिंदगी से लोग शहरी विकास की तरफ बढ़ते हैं या फिर शहरी विकास से गांव की तरफ बढ़ते हैं? बताओ। रूरल टू अर्बन होता है कि अर्बन टू रूरल होता है ना? ये लेकिन अर्बन फेज था ना, तो ये डिक्लाइन होते होते रूरल फेज बन गया। अब सवाल ये उठता है, ये सब परिवर्तन हुआ किस वजह से? बड़ी सारी एक्सप्लेनेशन इसके लिए सामने रखी जाती हैं। बहुत सारी हिस्टोरियंस की अलग अलग थ्योरीज है हम पर, ठीक है। कई लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हुआ, वो लोग खाली करके चले गए। कई लोग ये मानते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन वगैरह, जंगल वगैरह अब उतने थे नहीं, एक जगह पर इतने टाइम तक रुक लिए, तो वो जो ज़मीन थी, पेड़ पौधे थे, अब वो कब तक ही पूर्ति कर पाते इनकी, तो वो भी तहस नहस हो गए थे।
कई लोग बोलते हैं कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से बड़ी बाढ़ आ गई थी यहाँ पर, जैसा कि मोहनजोदारो की मूवी में भी दिखा रखा है ना? आप लोगों में से किसी ने देखी है ऋतिक रोशन की मोहनजोदारो मूवी? उसमें फ्लड थ्योरी को ज़्यादा करेक्ट बता रखा है ना, कि लास्ट ईयर में फ्लड आ जाता है। अब कुछ स्टोरीज बोलते हैं फ्लड आ गया था, और कुछ बोलते हैं कि रिवर्स का रुख जो था वो बदल गया था, या फिर नदियां जो थी वो सूख गई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि लैंडस्केप को इन्होंने ओवर यूज कर दिया था, खेती बाड़ी इतनी करी कि उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई थी, तो वेस्टर्न यूपी, गुजरात और हरियाणा की तरफ इनको शिफ्ट होना पड़ा नए एग्रीकल्चर लैंड को देखने के लिए। अब इनमें से कुछ कुछ कॉजेस किसी किसी सेटलमेंट के लिए तो ठीक बैठते हैं, मतलब कुछ कुछ जो थ्योरीज हैं ऊपर, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, किसी किसी सेटलमेंट का तहस होना, किसी ना किसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट का ध्वस्त होना, ये उसके लिए तो एक्सप्लेनेशन ठीक बैठती हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से कि पूरा का पूरा सिविलाइजेशन तहस नहस होने के पीछे ये इकलौता फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था। बताओ, कह सकते हैं कैसा? नंबर 2600 साइट थी, कितना बड़ा एरिया था कि एक सिंगल फैक्टर जो था वो जम्मू में भी उसी रीजन से साइट को खत्म कर रहा है जिस रीजन से वो गुजरात में कर रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, तो इट अपियर्स दैट अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट परहैप्स द हड़प्पन स्टेट केम टू एन एंड। मतलब कुल मिलाकर बात यह थी कि जिसको हम हड़प्पन स्टेट, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहे हैं, उसके पीछे रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन 100 बात की एक बात, इट केम टू एन एंड। और ये हम कैसे बोल सकते हैं? दिस इज एविडेंस्ड बाय द डिसअपियरेंस ऑफ सील स्क्रिप्ट, जो बीड्स होते थे जिनकी काफी जो तारीफ के काबिल होते थे, पॉटरी, स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम, ये सब कुछ शिफ्ट हो गया। अब सारी चीजें लोकल तरीके की थी, डिक्लाइनिंग मोड पर थी, सिटीज खाली हो गई, उनका वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, उनका स्टैंडर्ड डिक्लाइन हो गया। और क्या होता है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, हमेशा जब भी कोई एपेक्स पॉइंट पे कोई चीज जाती है वहां पर एक वैक्यूम जरूर आता है कुछ टाइम के लिए। यानी कि कोई भी चीज अगर स्काई रॉकेट होते हुए तो ऐसे बढ़ रही है, उसके बाद एक वैक्यूम जरूर आता है कुछ टाइम के लिए, हमेशा। हर एक चीज को आप उठाकर देख लो लाइफ की। इंडियन सबकॉन्टिनेंट को लगभग 1 मिलीनियम के लिए वेट करना पड़ा। 1 मिलीनियम कितना होता है? कितने साल? थाउजेंड ईयर्स कह सकते हैं ईशा, ठीक है। नई नई सिटीज जब डेवलप हुई इन अ कंप्लीटली डिफरेंट रीजन, कंप्लीटली डिफरेंट रीजन ये कौन सा था? ईस्टर्न यूपी। और ये कब हुआ, कब होना स्टार्ट हुआ ये? विथ सेंचुरी? सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज कब आता है? 6th सेंचुरी BC। और ये किसकी वजह से आता है? क्या? जनपद महाजनपद, यस यस, जनपद महाजनपद वाला। ये जो लास्ट लाइन कह रहा है आपसे उसी के बारे में कह रहे हैं। तो अंबर आपको पता है ना, इस बुक में आगे चल के एक चैप्टर है अशोका वगैरह का, जनपद महाजनपद का, है ना? तो उसमें हमें एक फैक्टर बताया जाता है कि आयरन की डेवलपमेंट हुई और कुछ महापुरुष पैदा होने लग गए थे वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में, स्पेशली इंडिया में, वर्धमान महावीरन, गौतम बुद्धा, है ना? बस वही है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं, ध्यान से सुनना आप सब लोग। आप पहली बार हमारे एंटायर कोर्स में मिसबा हम इस रीजन को पढ़ने जा रहे हैं कि हम ये इन्वेजन थ्योरी को कैसे करेक्ट मान सकते हैं। इन्वेजन का मतलब बाहर से कुछ इन्वेडर्स आए थे और जो लोकल हड़प्पन जो लोग थे उनको जान से मारकर वो चले गए, और या तो उनको खदेड़ फेंका उनके हिस्से से। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर जो प्योरेस्ट रेस जिसको माना जाता है ना, वैसे जो यहां की है लोकल शुरू से, वो साउथ इंडियंस कहते हैं अपने आप को। उनका आर्गुमेंट काफी हद तक ठीक भी है। द्रविडियंस ही प्योर रेस है यहाँ की, ओरिजिनल रेस है। प्योर तो चलो छोड़ो, ओरिजिनल रेस है। आर्यंस कौन है? अंबर, आर्यंस कौन है? ईशा, कौन है आर्यंस? हम लोग हैं आर्यंस। हाँ, हम लोगों ने इनको भगाया, जो कि लोकल हड़प्पन्स वगैरह थे।
नॉर्थ इंडियंस जितने भी है, क्योंकि ये लोग नॉर्थ में ही तो था, ये पूरा का पूरा नॉर्थ नॉर्थ पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में ही तो था ना, ये जैद इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आर्यंस आज के टाइम में हम है। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, आपको पता है ना हिंदुस्तान का एक कौन सा कोना सबसे ज्यादा मनहूस माना जाता है? जल्दी बताओ। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। हमेशा यहां पर कुछ ना कुछ लगा रहता है ना। अंबर, ये जो ये वाला हिस्सा है ना, यहां से हमेशा से इंडिया में इन्वेजन होती रही है, हमेशा आज तक भी। पाकिस्तान से लोग घुसे ना चले आए, अफगानिस्तान से लोग घुसे ना चले आए, आज भी यहीं पर आर्मी काफी हद तक तैनात रहती है हमारी इस हिस्से में, जो कि येलो पोर्शन से मैंने मार्क करा है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना सब लोग। देयर इज अ लेन नोन एज डेड मैन लेन, यूज दिस वर्ड इन वेरियस एग्जाम्स। ठीक है, इसमें ईशा, जैद, अंबर, यूज दिस वर्ड इन वेरियस एग्जाम्स, डेड मैन लेन। ये एक नैरो वैली है, एली नहीं वैली, ठीक है, 3 से 6 फीट की इन विड्थ। जब ये लेन वेस्टवर्ड टर्न कर जाती है, यहां पर हमें कुछ एविडेंसेस मिले, मतलब ये एक रास्ता है, यहां पर हमें एविडेंसेस मिले कि यहां पर कुछ ना खोपड़ियां मिली हैं, बोन्स मिले हैं, थोरेक्स के, अपर आर्म के, एक एडल्ट के, और फ्राइबल कंडीशंस में मिले। फ्राइबल मतलब जैसे किसी ने मारा हो, क्योंकि उन हड्डियों पे निशान भी हैं। लगभग 4 फीट 2 इंच की गहराई में ये जाकर एक्सकवेशंस हुई तब मिले। ये जो बॉडी है ये उल्टी लेटी हुई है डायगनली अक्रॉस द लेन, और यहां पर कुछ कुछ छोटे बच्चों के कंकाल भी मिले हैं, और उनकी हड्डियों पर निशान है, सर पर निशान है। अब निशान तो ऐसे हो सकता है ना कि किसी ने कुल्हाड़ी से आक्रमण करा हो या किसी ने मारा हो, बताओ, है ना। अब क्योंकि इस पूरे रास्ते पर मृत शरीर मिले हैं, डेड बॉडीज मिली हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है डेड मैन लेन वैली। जॉन मार्शल ने ये फाइंडिंग करी थी। मोहनजोदारो में मिलती है वैली, ठीक है, मोहनजोदारो में। अब और क्या मिला यहां पर, 16 स्केलेटन्स मिले हैं लोगों के जिन्होंने ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, और वो मरे मरे हुए हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से उनको गाड़ा नहीं किया, ये कहीं पर भी पड़े हुए हैं। मतलब ये बॉडीज, जैसे हमने कल्चर देखा था ना, हड़प्पन का एक रीति रिवाज होता था हमारा ना, कि प्रॉपर तरीके से एक पेट में उनको ले डाउन करा जाएगा, सामान रखा जाएगा। लेकिन ये बस डेड बॉडी कहीं पर भी किसी भी पोस्चर के अंदर ऐसे ही कहीं से खुदाई हुई, तो वो प्रॉपर तरीके से पेट ब्यूरल वगैरह बनाकर कुछ नहीं, बस गड़ी हुई है वो बॉडीज। 1947 की बात है, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने सर मॉर्टिमर व्हीलर, पूरा नाम इनका याद नहीं आ रहा मुझे, एम का मतलब होता है मॉर्टिमर, सर मॉर्टिमर व्हीलर जो कि डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, उन्होंने इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को कनेक्ट करने की कोशिश करी ऋग्वेद के साथ, द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट इन द सबकॉन्टिनेंट। और क्या माना जाता है बताओ सब लोग, कि जो वेदास थे अपने साथ कौन लेकर आए थे? आर्यंस। ठीक है, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद मेंशन करता है, ऋग्वेद मेंशन करता है एक वर्ड को पर या पुर, जिसका मतलब होता है एक फोर्ट, एक रैम्पार्ट, एक दीवार। और फोर्ट डिस्ट्रॉयर जो ऋग्वेद के अंदर बोला गया है, अंबर, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, इंद्र द आर्यन वॉर गॉड, जिनको ऋग्वेद के अंदर बोला गया है
पुरमदर। अब ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, ये देखना, ये पुरमदारा दिख रहा है ना वैसे बोलने के लिए, इसको पुरंदर कहते हैं। जो वैदिक संस्कृत होती है ईशा बिस्मय अंबर, उसके अंदर एम को भी एन की तरह प्रोनाउंस करते हैं। आई रिपीट, एम को भी एन की तरह प्रोनाउंस करते हैं, तो उसको बोलते हैं, ए तो वैसे ही साइलेंट होता है, आपको पता है ना, पर हम लोग बोलते हैं रामायणा, अर्जुना, महाभारता, है ना। लेकिन यहां पर एम को भी एन, एम लिखा जाता है इंग्लिश में, लेकिन एन बोला जाता है। इसको हम पुरमदर नहीं बोलेंगे, पुरमदारा नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे पुरंदर। पुरंदर मतलब होता है फोर्ट डिस्ट्रॉयर। और ये जो बोला गया है, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट बेस में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंद्र को द आर्यन वॉर गॉड का टाइटल दिया गया है, और इन्हीं को ऋग्वेद के अंदर बोला गया पुरमदर। ये क्वेश्चन आ सकता है ईशा किसी भी एग्जाम के अंदर, कि ऋग्वेद के अंदर किस गॉड को पुरमदर बोला गया है, द फोर्ट डिस्ट्रॉयर। ठीक है। अब कई लोग ये मानते हैं ये सारी चीजें मिथिकल भी हो सकती हैं। रिसेंट एक्सकवेशंस जो हुई हैं हड़प्पा में, उन्होंने लेकिन इस पिक्चर को चेंज कर दिया कि ये सिर्फ मिथिकल बातें नहीं है। हियर वी हैव अ हाईली इवॉल्व सिविलाइजेशन ऑफ एसेंशियली नॉन आर्यन टाइप, जहां पर मैसिव फोर्टिफिकेशंस बनी हुई थी। तो कैसे, मतलब हिस्टोरियंस ये कहते हैं, अगर ये सिर्फ एक मिथ है, तो जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो बनी हुई थी, वक्त के साथ चलते चलते, जमाने के साथ आगे चलते चलते 1000 साल के बाद उसमें तो और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, बताओ। लेकिन फिर उसको बर्बाद किसने कर दिया? जो हिस्टोरियंस इस बात को, इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं अंबर, कि यस आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज करेक्ट, वो ये बोलते हैं भाई क्लाइमेट, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल चेंजेस या बर्बादी ना इस सिविलाइजेशन को वीक कर सकते थे, लेकिन 2600 की 2600 साइट्स तबाह हो गई, ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े स्केल पे डिस्ट्रक्शन हुई हो। घर कैसे भी बने हुए हैं, कचड़ा कूड़ा कबाड़ा, बीच में कैसे भी चीजें बनी हुई हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मोइंजोडारो का जो लेटर पीरियड था, वहां पर जो मर्द, औरत और जो बच्चे हैं, वो उधर एविडेंसेस मिले हैं कि उनका मैसेकेयर हुआ है। और जो लोग फिर इस ऋग्वेद में भी मानते हैं, इस टेक्स्ट में भी मानते हैं, वो ये बोलते हैं इसके लिए इंद्र गॉड रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो आर्यन के वॉर गॉड है, वॉर गॉड है। मतलब उन्होंने आर्यंस को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम इन्वेड करो, ये सब कुछ करेक्ट है, जस्टिफाइड है। मतलब ये एक थोड़ा सा माइथोलॉजिकल बात है, ठीक है। जो एविडेंस है मैसेकेयर का कि मोइंजोडारो के अंदर इतने सारे मृत कंकाल मिले हैं, शरीर मिले हैं, इसको एक आर्कियोलॉजिस्ट ने क्वेश्चन करा था, जॉर्ज डेल ने 1960 के अंदर। उसने ये डेमोन्स्ट्रेट करा कि जो स्केलेटन्स मोइंजोडारो की साइड पर मिले हैं, ये सारे के सारे स्केलेटन सेम पीरियड से नहीं है। कार्बन डेटिंग मेथड से ये फाउंड हुआ है कि सारे की सारी बॉडी सेम जमाने की नहीं है। एक उधर कपल मिला है मोइंजोडारो में गड़ा हुआ, वो इंडिकेट करता है, जब उसकी बॉडी को टेस्ट करा गया, उसकी हड्डियों पे निशान ऐसे थे कि जैसे उनकी स्लॉटरिंग करी गई हो, मार के किसी ने कुल्हाड़ी से, तलवार से आक्रमण करके उनको जान से मार डाला हो। बल्क ऑफ बोन्स ये सजेस्ट करती हैं कि जितनी हड्डियां यहां पर मिली हैं, जरूरी नहीं है सबको मारा गया हो, क्योंकि अगर कोई इन्वेड करता तो वो पूरी की पूरी अंबर तैयारी के साथ आता, रथ लेकर आता, घोड़े लेकर आता, तलवारें लेकर आता। लेकिन कोई भी जो हमें एविडेंस मिला है, वहां पर हमें एक्सटेंसिव बर्निंग की निशानी नहीं मिली है। नो बॉडीज ऑफ वॉरियर जिन्होंने कोई हथियार, आर्मर वगैरह ये सब पहना हो, ठीक है, कोई वेपन्स नहीं मिले हमें वॉर के। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इनको किसी ने मारा और बाहर से कोई चला आया? ये वाली बात जीएफ डेल्स ने, जॉर्ज डेल्स ने अपनी एक बुक में कही थी, द माइथिकल मैसेकेयर ऑफ मोइंजोडारो। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, डोंट वरी, आपको हर जगह ऐसे ये पुट नहीं करने, सबके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। लेकिन डेड मैन लेन पर सच में इसने ये वाली बात तो ईशा मानी ली ना कम से कम, कि हाँ एक कपल है, उनको उनके हड्डियों को जब चेक करा गया तो उस पर तलवार के निशान, कुल्हाड़ी के निशान मिले हैं।
यार किसी के सर पे आपने किसी रॉड से मारा मान लो अंबा, ठीक है, या तलवार से मारा, बहुत साल बाद उसका कंकाल मिला है, तो उसके स्कल पे वो निशान तो होगा ना, माथे पर या माथे की साइड या चेहरे की साइड, है ना। ये चीज है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि नॉर्मल तो मर नहीं सकता, कपल दोनों कैसे मर सकते हैं ऐसे, कि मतलब आपकी मतलब आपको कुल्हाड़ी लगी तो आपकी बंदी ने भी अपने इतना प्यार करती है कि अपने सर पे कुल्हाड़ी मार ली कि जानू तुम भी ऐसे मर रहे हो तो मैं भी ऐसे मरूंगी। नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना अंबर, इतना भी प्यार नहीं करती है वो आपसे। उसके बाद एरियाज ऑफ लेट हरप्पन ऑक्यूपेशन। लेट हरप्पन मतलब ऑक्यूपेशन मतलब क्या, जो एक तो मेच्योर हरप्पन साइट्स बहुत सारी थी, लेट हरप्पन साइट्स कौन कौन सी थी इसको देखते हैं एक बारी। जुकार, देखो ईशा नई साइट्स, रंगपुर, अब इस पे मत जाना इतना ज्यादा कि रंगपुर 2 BC लिखा हुआ है, सो नॉर्मल रंगपुर। सिसवाल, अब ये सिसवाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेट सिसवाल का मतलब क्या, अब ये सिसवाल पहले जैसा सिसवाल नहीं रहा। सीमेंट्री एज किसी साइड का नाम नहीं है। सीमेंट्री एज का मतलब है कि लोगों को ना, सीमेंट्री का मतलब ऐसे क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सीमेंट्री, क्या होता है सीमेंट्री, जिस जगह को जिस स्ट्रक्चर को हम लोग सीमेंट्री बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ग्रेव, ऑब्वियस ही बात है ना। सीमेंट्री एच एक कल्चर था जहां पे लोगों को ना ऐसे करके गाड़ा जाता था, किसी को ऐसे, किसी को ऐसे, फिर किसी को ऐसे। ओके, इसको सिमेंट्री एज कल्चर कहते हैं, यानी कि यहां पर सिमेंट्रीज मिली हैं हमें, लेकिन एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं मिली है। हाँ, अब एक साइड और, स्वेत वैली। स्वेत वैली ये कहां पर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की साइड है। अब क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, तालिबान जब आया अफगानिस्तान के अंदर, तो वहां पर गोली मारी गई एक लड़की को। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वो फैला ये तालिबानियों का रूल, कुछ 2014-15 की बात है, तो एक लड़की को गोली लगी, काफी फेमस हो गई वो वर्ल्ड में, फिर उसने महिला सशक्तिकरण का नारा चलाया, उसको नोबेल प्राइज भी मिला, मलाला यूसुफजई। आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद से। अब उस साल यूपीएससी ने स्वेत वैली की सिर्फ लोकेशन पूछी कि स्वेत वैली कहां पर लोकेटेड है। लोगों ने बोला मलाला को गोली लगी थी, करंट अफेयर का टॉपिक है, द हिंदू में आर्टिकल कवर हुआ था, इतना तो पता ही होना चाहिए। सब बकवास, सब बकवास, स्टैटिक का क्वेश्चन था भाई, करंट पे घटना थी तो उसने लिंक करके पूछ लिया। क्यों चार्ट ने करंट अफेयर, इसको भी तो पढ़ सकते हो, स्वेत वैली यहां नहीं लिख रखा है क्या, एनसीईआरटी को पैनी नजरों से पढ़ लो, जरूरी है मलाला के पीछे भागो। मलाला फेमस इसलिए हो गई थी अंबर, उसको गोली लगी थी माथे पर, तालिबानियों ने मारी थी, लेकिन वो बच गई थी उससे, मतलब गोली लगने के बाद भी रिकवर कर गई थी, जिंदा है आज के टाइम पे मलाला यूसुफजई। देखो लिखा हुआ है, पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट है, पाकिस्तान की थी ये, है अभी भी। इसको 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। हाँ, तो 2014 या 15 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। Awarded when she was just 17, she is the world's youngest Nobel Prize laureate and the second Pakistani and the first Pashtun to receive a Nobel Prize. ठीक है, ये है मलाला यूसुफजई। द डे आई वोक अप इन हॉस्पिटल, इसको गोली लगी थी, मलाला यूसुफजई शॉट, इसके स्कल के इस पार्ट पे लगी थी गोली, ठीक है। रिकवर कर गई थी, वैसे बच गई थी ये, और काफ़ी टाइम तक बीमार रही थी, और उसके बाद फेमस हो गई थी बचने के बाद ये। और उसके बाद तो ये यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे यूएन ने इसको मौका दिया है, यूएन की तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव भी है जो कि महिलाओं को कैसी भी हालत हो पाकिस्तान के अंदर, टेररिस्ट का अटैक हो, कुछ भी हो, अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। इसका ये मानना है कि अगर महिला पढ़ेंगी, अगर अच्छे से अपने आप को वो एम्पावर कर सकती है, एक जो विमेन एम्पावरमेंट होती है, महिला सशक्तिकरण होता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये वॉइस उठाती है, ठीक है। और ये स्कूल यूनिफॉर्म में थी उस टाइम पर जब इसको गोली लगी थी, तालिबान गनमैन ने इसको मारा था, ठीक है। शी वॉज वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मरी गई हो, ये इसको गोली लगी थी उस टाइम पर, ठीक है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।